तुम्हारी देखभाल कौन करेगा माँ? वहाँ तो कोई नहीं है, ऋषभ ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। नेहा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, बिमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। ऋषभ जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी नेहा की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब ऋषभ बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से ऋषभ के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों ऋषभ, भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, नेहा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने ऋषभ की ओर देखा तो ऋषभ ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए और बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि विमला को बहुत तेज़ बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर विमला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। विमला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा ऋषभ, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने ऋषभ को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, ऋषभ का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। बिमला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने नेहा की ओर व्यंग से देखा। नेहा निरुत्तर होकर ऋषभ की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा ऋषभ, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। नेहा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने बिमला से कहा। ऋषभ को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने वो राज बताया। उसके बाद तो ऋषभ को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और अपनी माँ बिमला के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। ऋषभ ने आग्नेय दृष्टि से अपने पत्नी और बच्चों को देखा। नेहा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिमला से आंख मिलाए। बिमला ने नेहा की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए
अपने पास बुलाया और ऋषभ को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से निकाल दूंगी। नेहा और बच्चों ने विमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।